Hello students, in today's lecture on System of Particles and Rotational Motion for class 11, we shall have discussion on first flywheel. Flywheel actually it is not in our syllabus, but I think its concept is very much essential to know its role in rotational motion, maintaining the rotational motion. छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा लगेगा आपको. देखिए, फ्लाई व्हील इज नथिंग बट ए सर्कुलर डिस्क. एक सर्कुलर डिस्क होता है. ए सर्कुलर डिस्क, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा. इट इज ए सर्कुलर डिस्क, यानी सर्कुलर व्हील होता है ये. सर्कुलर डिस्क जैसे कि आपने कहाँ देखा होगा, सिलाई मशीन में आपने देखा होगा. जो कपड़े सिलने वाली मशीन होती है, जिसको हम एक स्टैंड पर रख देते हैं और पैरों से पायदान होता है, उसमें पैरों से उसको ऊपर नीचे दबाते हैं तो एक बड़ा व्हील होता है नीचे. सिलाई मशीन में एक इस तरह टाइप का बड़ा व्हील होता है और फिर ऊपर एक छोटा व्हील लगा रहता है. और ये दोनों व्हील्स जो है एक स्ट्रिंग से इस तरीके से बेल्ट से जुड़े रहते हैं. और जब यहाँ पर पैडलिंग करते हैं आप, तो ये बड़ा वाला जो व्हील है, ये बड़ा वाला व्हील मूव करता है. ठीक है, तो उस वजह से ये छोटा वाला व्हील भी मूव करने लग जाता है. तो ये जो व्हील है इसे हम फ्लाई व्हील कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्लाई व्हील कहते हैं. ना केवल ये सिलाई मशीन में होता है, बल्कि ना केवल ये सिलाई मशीन में होता है, बल्कि जो स्टीम इंजन्स होते हैं, ठीक है, जो इंजन्स होते हैं इंटरनल कंबूशन जिसमें होता है, इंटरनल कंबूशन इंजन्स जो होते हैं, स्टीम इंजन्स जो होते हैं, जैसे टॉय कार में होते हैं. टॉय कार में जैसे मैं आपको बताऊं, टॉय कार में जैसे टॉय कार में आप देख सकते हैं एक छोटी सी टॉय कार है. इसमें ये जो व्हील है, ये जो व्हील्स लगे हुए हैं, ये जो व्हील्स लगे हुए हैं, ये फ्लाई व्हील हैं. ये फ्लाई व्हील्स हैं बेटा, जो शाफ्ट से जुड़े हुए हैं. ऐसे ही आपने इंजन में देखा होगा, कार के इंजन में या किसी और व्हीकल के इंजन में इस टाइप के फ्लाई व्हील्स लगे रहते हैं. ये फ्लाई व्हील देखिए, आप देख सकते हैं सर्कुलर डिस्क जैसे हैं. ठीक है, एक बड़ा व्हील है तो एक छोटा व्हील है. ठीक है, अलग अलग शेप के व्हील होते हैं. तो इनका यूज कहाँ कहाँ होता है? फ्लाई व्हील का यूज मैंने आपको बताया, स्टीम इंजन में होता है. स्टीम इंजन में होता है. ठीक है, स्टीम इंजन जो भाप से चलते हैं. दूसरा मैंने आपको शेविंग मशीन बताया, सिलाई मशीन. सिलाई मशीन में इसका यूज होता है. इसके अलावा देखें तो जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, जिसमें एयर और पेट्रोल अंदर मिक्स होता है, एयर और फ्यूल जो मिक्स होता है, इंटरनल कंबशन इंजन, इनको शॉर्ट में हम आईसी इंजन भी कहते हैं. इनमें इनका यूज होता है फ्लाई व्हील का. इसके अलावा इनका यूज टॉय कार में होता है, टॉय कार में होता है. ठीक है, इसके अलावा इनका पंचिंग प्रेस में होता है. पंचिंग प्रेस आपने देखी होगी, पंचिंग प्रेस अखबार वगैरह जहाँ छपता है, पंचिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस. ठीक है, इनमें इसका यूज होता है, पंचिंग प्रेस में होता है. शेविंग मशीन्स में मैंने आपको बताया. स्टीम इंजन में इसका यूज होता है, इंटरनल कंबशन इंजन में इनका यूज होता है. ठीक है, इन सब के अंदर फ्लाई व्हील, जितने भी व्हीकल्स हैं सब में इसका यूज होता है, फ्लाई व्हील का यूज. ये एक सर्कुलर डिस्क होता है. क्या होता है? ये एक सर्कुलर डिस्क होता है. और इस टाइप का सर्कुलर डिस्क होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना रखा है, ऐसे भी बना सकते हैं. ये एक सर्कुलर डिस्क होता है. ये सर्कुलर व्हील है जिसका ये मैंने रिम बना दिया है, और इस टाइप से ये जुड़ा रहता है व्हील, इस टाइप से जुड़ा रहता है. ठीक है, तो ये किस टाइप का सर्कुलर डिस्क होता है? जिसका मोस्ट ऑफ द मास जो है वो कहाँ कंसंट्रेटेड होता है? रिम के ऊपर. ये रिम पर इसका मास कंसंट्रेटेड होता है. मास जो होता है इसका इस रिम के ऊपर कंसंट्रेटेड होता है. इसके अलावा जो ये एक्सेल होता है, एक्सेल, ये एक्सेल से जुड़ा रहता है. आप जानते हैं इस टाइप का एक्सेल लगा रहता है, इस एक्सेल से ये जुड़ा रहता है. तो मोस्ट ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड ऑन इट्स रिम. इसकी रिम पर इसका मास कनेक्टेड होता है, कंसंट्रेटेड होता है, आप ऐसे कह सकते हैं. और इस एक्सेल के रेस्पेक्ट में ये व्हील रोटेट होता है, फ्लाई व्हील, जिसे आप एक्सेस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं.
अब इसका मोस्ट ऑफ द मास इसकी रिम पर कंसंट्रेटेड होता है, उससे क्या होगा, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आर ज्यादा होगा। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है ये कौन, रिम, ठीक है, और रिम पर पूरा की पूरा मास लगभग कंसंट्रेटेड होता है, तो आर का वैल्यू ज्यादा हो गया। तो जब आर ज्यादा होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो कि होता है एम इंटू आर स्क्वायर, तो आर ज्यादा होने से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया, और जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो आप जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, और एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, तो एल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि एल क्या होता है आई इंटू ओमेगा, और इस तरीके से ये कांस्टेंट बना के रखेगा किसे, एंगुलर मोमेंटम को, आई बढ़ेगा ओमेगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लाई व्हील जो है एक सर्कुलर डिस्क होता है, ठीक है, जिसका मोस्ट ऑफ द मास जो है इसके रिम पर कंसंट्रेटेड होता है, और एक्सेल से ये डिस्टेंस पर होता है, तो इसलिए इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। और यूज कहाँ कहाँ होता है, स्टीम इंजन में होता है, सेविंग मशीन में होता है। अब आप कहेंगे सर किस टाइप का यूज होता है, देखिए बेटा ये जो व्हील है, ये व्हील आपने देखा होगा कभी सिलाई मशीन में, आपने ज्यादातर फील किया होगा ये, या टॉय कार में भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, टॉय कार के अंदर भी जैसे ये टॉय कार है, यदि मैं इससे फ्लाई व्हील को रोटेट कर देता हूँ, देखो एक बार रोटेट कर दिया उसके बाद भी ये चल रहा है, उसके बाद भी ये घूम रहा है। मैंने एनर्जी तो यहाँ पर दी थी, इस समय दी है एनर्जी, लेकिन इस एनर्जी को देने के बाद भी ये घूम रहा है, ठीक है, एनर्जी को देने के बाद भी ये घूम रहा है। देखिए ये वाला फ्लाई व्हील देखना आप, ये देखिए घूम रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जब मैंने इसको ऐसे फोर्स लगा करके एनर्जी दी, तो उस समय तो हम कह सकते हैं कि कंब्यूशन हो गया, पावर स्ट्रोक हो गया, ये क्या हो गया, पावर स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक होते हैं जनरली, 4 स्ट्रोक इंजन आपने सुना होगा, आपने क्या सुना होगा, 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन। देखिए हालांकि इतना काम का नहीं है, लेकिन आपको मैं समझा देता हूं, आपको अच्छा लगेगा ये कॉन्सेप्ट। 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन जो आते हैं उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप इंजन। जो आईसी कंबूशन इंजन होते हैं, ये आईसी इंजन जो होते हैं, इंटरनल कंबूशन इंजन, आईसी इंजन, ये 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है, 4 स्ट्रोक इंजन का एग्जांपल मैं ले रहा हूं। इसमें पहला जो स्ट्रोक होता है वो कौन सा होता है, पहला जो स्ट्रोक होता है वो सक्शन स्ट्रोक होता है, ये फर्स्ट स्ट्रोक होता है, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रोक होता है वो होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कौन सा होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक, अभी आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तीसरा जो स्ट्रोक होता है वो होता है एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक, एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक, ये थर्ड स्ट्रोक होता है। और फोर्थ स्ट्रोक जो होता है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, ठीक है। इसमें जो पावर स्ट्रोक है, यानी जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो वर्किंग स्ट्रोक है, वर्किंग स्ट्रोक तो ये वाला हो गया, इसे हम वर्किंग स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक को हम वर्किंग स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। ये वर्किंग स्ट्रोक जो होता है, इस समय इंटरनल कंबशन होता है, इस स्ट्रोक के दौरान एयर और जो फ्यूल है वो मिक्स होता है, एयर फ्यूल मिक्स होकर के इग्निशन होता है और इंजन को एनर्जी मिलती है। इस समय जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी को कौन स्टोर करता है, ये फ्लाई व्हील स्टोर करता है। फ्लाई व्हील इस समय एनर्जी को स्टोर करता है बेटा, ध्यान रखना, इस समय फ्लाई व्हील एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा, क्योंकि इसमें पावर प्रोड्यूस होगी। इस वाले स्ट्रोक में क्या प्रोड्यूस होती है, पावर प्रोड्यूस होती है, क्योंकि एयर और फ्यूल मिक्स होता है, एयर और फ्यूल की सप्लाई होती, एयर फ्यूल की सप्लाई होने के बाद अंदर इसका इग्निशन होता है, ठीक है। तो ये पावर प्रोड्यूस करेगा, और पावर प्रोड्यूस होने का मतलब यहाँ पर वर्क होगा, यानी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उस एनर्जी को स्टोर करने का काम कौन करेगा, ये फ्लाई व्हील करेगा, ठीक है। अब ये जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो पावर प्रोड्यूस हुई है, पावर प्रोड्यूस हुई है, जो एनर्जी स्टोर हुई है, उसका यूज सक्शन स्ट्रोक में, सक्शन स्ट्रोक में यूज होता है। सक्शन स्ट्रोक में पावर क्या होगा, पावर
is provided, power is to be provided, power is to be provided बाय इंजन, इंजन के द्वारा पावर प्रोवाइड की जाती है इसमें। और कंप्रेशन स्ट्रोक में भी इंजन के द्वारा पावर प्रोवाइड की जाती है। कंप्रेशन स्ट्रोक में भी यही होता है, पावर इज टू बी प्रोवाइडेड बाय इंजन, इंजन को पावर, इंजन के द्वारा पावर प्रोवाइड की जाती है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में भी इंजन पावर प्रोवाइड करता है। पावर इज टू बी प्रोवाइडेड बाय इंजन, इंजन के द्वारा पावर प्रोवाइड की जाती है। तो देखिए ये जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, कंप्रेशन स्ट्रोक है, सक्शन स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक इंजन में ये 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इन 3 स्ट्रोक में तो पावर इंजन को प्रोवाइड करना है, इंजन को एनर्जी नहीं मिल रही है, इंजन एनर्जी दे रहा है, ठीक है। एनर्जी इंजन के द्वारा पावर प्रोवाइड की जा रही है इन तीनों स्ट्रोक्स में। जबकि ये एकमात्र स्ट्रोक ऐसा है जो वर्किंग स्ट्रोक है, ये एकमात्र स्ट्रोक ऐसा है जब इंजन को एनर्जी मिल रही है। इंजन को एनर्जी कब मिलती है? जब एयर और फ्यूल मिक्स होगा तो उस समय पावर प्रोड्यूस होगी। यानी इस एकमात्र ये जो सिंगल स्ट्रोक है जिसको आप एक्सपेंशन या पावर या वर्किंग स्ट्रोक कहते हैं, इस एकमात्र स्ट्रोक के अंदर ही इंजन को पावर मिलती है, इंजन को एनर्जी मिलती है। अब वो एनर्जी कौन स्टोर कर लेता है? फ्लाई व्हील। अब जब बाकी ये 3 स्ट्रोक जब होंगे, देखिए ये सीरीज में होते हैं, ये पावर स्ट्रोक हो गया, पावर स्ट्रोक के बाद में एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा, फिर सक्शन स्ट्रोक होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, फिर पावर स्ट्रोक होगा, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा, सक्शन स्ट्रोक होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। इस तरीके से ये जो है स्ट्रोक्स एक्ट होते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। पावर स्ट्रोक क्या करेगा? पावर स्ट्रोक में जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इंजन को एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को आप स्टोर करके रखना है, क्योंकि बाद में जो 3 स्ट्रोक है उसमें एनर्जी चाहिए। तो जब एनर्जी चाहिए तो वो कहां से मिलेगी? स्टोर होगा तभी तो मिलेगी ना। तो ऐसे ही इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पावर स्ट्रोक है, वर्किंग स्ट्रोक है, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इंजन को। यानी जो एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई अब उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर कौन करता है एनर्जी को? ये फ्लाई व्हील। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो फ्लाई व्हील है, ये फ्लाई व्हील जो है एनर्जी रिजर्वायर है, यानी एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। रिजर्वायर, भंडार, किसका भंडार है? ये एनर्जी का, ठीक है। जैसे कि FCI के गोडाउन होते हैं ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो बड़े बड़े गोडाउन होते हैं उसमें अनाज को स्टोर करके रखा जाता है, वैसे ही ये एनर्जी रिजर्वायर है। ये जो फ्लाई व्हील है ये एनर्जी रिजर्वायर है, जो कि पावर स्ट्रोक के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, एयर और फ्यूल के मिक्स होने पर जब पावर स्ट्रोक यानी वर्किंग स्ट्रोक के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? ये फ्लाई व्हील करता है। तो जैसे कि सिलाई मशीन में आप जब पैर से पावर प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो ये जो फ्लाई व्हील है उस एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और जब आप पेडलिंग करना बंद कर देते हो, जैसे साइकिल चलाते हो ना बेटा, साइकिल में भी तो फ्लाई व्हील होता है, साइकिल के अंदर भी तो ऐसा फ्लाई व्हील होता है। ये पिछला वाला पहिया मान लीजिए, आप इसको ऐसे यदि इसको ऐसे देखें तो ये साइकिल का हो गया केस, है या नहीं? यहाँ पर पेडलिंग होती है तो ये बड़ा वाला फ्लाई व्हील होता है, यहाँ छोटा होता है। तो जब आप पेडलिंग करते हो तो इस पेडलिंग से इसको एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी मिलेगी इस फ्लाई व्हील के द्वारा वो स्टोर कर ली जाएगी। अब जब पेडलिंग बंद कर देते हो तब भी तो साइकिल चलती रहती है ना, तो वो एनर्जी उसको चलने के लिए कहां से मिली? इस फ्लाई व्हील से मिल रही है। तो जब आप पेडलिंग कर रहे हो तो वो एनर्जी कौन स्टोर कर रहा है? फ्लाई व्हील स्टोर कर रहा है। और जब आपने पेडलिंग बंद कर दी तो एनर्जी सप्लाई कौन करेगा? फ्लाई व्हील करेगा, जिससे कि वो साइकिल मूव करती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी को जो है क्या करता है? मेंटेन करता है। एनर्जी की सप्लाई को मेंटेन करता है कौन? फ्लाई व्हील एनर्जी की सप्लाई को मेंटेन करता है। क्योंकि यहाँ पर जब एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उसको इकट्ठा करने का काम पावर स्ट्रोक में, एयर और फ्यूल जब मिक्स होंगे तो इंजन को पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, पावर प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी का स्टोरेशन का काम कौन करता है? फ्लाई व्हील। और बाकी ये जो 3 स्ट्रोक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, भाई यहाँ पर एग्जॉस्ट होगा, यहाँ सक्शन स्ट्रोक होगा, यहाँ कंप्रेस होगा गैस, एयर और फ्यूल, ठीक है। तो उसके बाद में इग्नाइट होगा। एक्सपेंशन और वर्किंग स्ट्रोक में क्या होता है? इग्निशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रोक्स चलते रहते हैं।
तो एकमात्र ये वाला स्टेप ऐसा है, ये वाला स्ट्रोक ऐसा है जिसमें पावर प्रोड्यूस होती है, इंजन को पावर डिलीवर होती है। बाकी 3 स्ट्रोक में पावर डिलीवर की जाती है इंजन के द्वारा। यहाँ इंजन को पावर डिलीवर हो रही है, ठीक है। तो जो भी पावर डिलीवर इंजन को पावर डिलीवर होगी, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसको कौन स्टोर करेगा? फ्लाई व्हील स्टोर करेगा। यदि फ्लाई व्हील नहीं होगा व्हीकल के अंदर, इंजन के अंदर, तो फिर वो एनर्जी स्टोर नहीं हो पाएगी और फिर उस केस में जर्किंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है फ्लाई व्हील। ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार और मैं हल्का सा आइडिया आपको देता हूँ। देखिए, कुछ इस टाइप का डिजाइन होता है। यदि मैं इस डायग्राम को बनाने का प्रयास करूं, एक पिस्टन लगा रहता है, एक पिस्टन लगा रहता है इंजन का में अंदर। इंजन जहां पिस्टन मूव करता है अप एंड डाउन, वहां पर आपने देखा होगा किसी व्हीकल के इंजन को जब मूव करते हुए आपने देखा होगा तो उसका पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है। तो ये एक पिस्टन है, ये इंजन का पिस्टन है मान लीजिए, ठीक है। ये पिस्टन है और ये अप एंड डाउन मूव करता है। ये इस टाइप से अप एंड डाउन मूव करता है। यहां से एयर और फ्यूल आएगा, एयर और फ्यूल मिक्स होकर के इसमें अंदर आएगा। कब? जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, सक्शन स्ट्रोक है, कंप्रेशन स्ट्रोक है, उसमें एयर और फ्यूल अंदर आएगा, ठीक है। और जब पावर स्ट्रोक होगा तो उस समय एयर फ्यूल इग्नाइट हो जाएगा और इग्नाइशन से क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इस टाइप से कुछ डायग्राम आप बना सकते हैं, इस टाइप का डायग्राम आप बना सकते हैं। और यहां लगा रहता है ये फ्लाई व्हील। यहां कौन होता है? फ्लाई व्हील होता है। ये फ्लाई व्हील होता है यहां पर अटैच, यहां फ्लाई व्हील अटैच होता है, फ्लाई व्हील, ये फ्लाई व्हील होता है। इस टाइप से यहां पर आप बना सकते हैं इसको, इस टाइप से आप बना सकते हैं, इस टाइप से। ये क्या, यहां पर क्या लगी रहती है बेटा इंजन में? क्रैंक, क्रैंक बोलते हैं इसको, साफ्ट जिसको आप कह रहे हो, क्रैंक या साफ्ट, जो एक्सेल होता है, ठीक है। और ये जो है कनेक्टिंग रॉड हो गई, साफ्ट को इस पिस्टन से, क्रैंक और साफ्ट को, क्रैंक साफ्ट को पिस्टन से जोड़ने के लिए कनेक्टिंग रॉड हो गई। ये इंजन का हल्का सा आपको मैं आइडिया दे रहा हूं कि इंजन के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। अब जब ये पिस्टन अप एंड डाउन मूव करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा, कौन? ये पिस्टन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन जब पिस्टन मूव करेगा तो उस समय एयर और फ्यूल अंदर आएगी, कंप्रेस होगी, सक्शन होगा, एग्जॉस्ट होगा और फिर पावर स्ट्रोक यानी वर्किंग स्ट्रोक के अंदर क्या होगा? इग्निशन हो जाएगा, एयर और फ्यूल मिक्स होकर के, और एनर्जी जनरेट होगी और वो एनर्जी इस फ्लाई व्हील को ट्रांसफर हो जाएगी। फ्लाई व्हील उस एनर्जी को स्टोर करेगा और जब जब बाकी 3 स्ट्रोक होंगे, देखो जब ये वर्किंग स्ट्रोक होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई और एनर्जी फ्लाई व्हील के द्वारा स्टोर कर ली जाती है। बाकी जब 3 स्ट्रोक होते हैं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, इन 3 स्ट्रोक के दौरान कोई एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होती। तो उस समय ये जो फ्लाई व्हील है ये एनर्जी की सप्लाई देता है किसको? इंजन को, ठीक है। जिससे कि कंटिन्यूअसली एनर्जी की सप्लाई बनी रहती है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी बनाने के लिए हम यहाँ पर फ्लाई व्हील लगा रहे हैं। और ये जो फ्लाई व्हील है ये स्टील का हो सकता है, ये स्टील का हो सकता है, ये अलॉय का हो सकता है, ठीक है। ये एल्युमिनियम या किसी और का अलॉय हो सकता है, एल्युमिनियम अलॉय हो सकता है, एल्युमिनियम अलॉय का हो सकता है, ये स्टील का अलॉय हो सकता है, स्टील का अलॉय हो सकता है। और ये बेसिकली है क्या? एनर्जी रिजर्वायर है, ये एनर्जी को इकट्ठा करता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है एनर्जी को इकट्ठा करना। और हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फ्लाई व्हील, यहाँ लिख सकता हूं मैं, इस डिस्कशन से जो कंक्लूजन है वो यहाँ लिखा जा सकता है। फ्लाई व्हील इज ए, फ्लाई व्हील क्या करता है? फ्लाई व्हील स्टॉप्स, फ्लाई व्हील स्टॉप्स या अवॉइड्स, ठीक है, अवॉइड करता है किनको? फ्लक्चुएशंस को, फ्लक्चुएशंस को, किसके फ्लक्चुएशंस को? एनर्जी के फ्लक्चुएशंस को। अब आप कहेंगे एनर्जी फ्लक्चुएशन कहाँ आएगा? बेटा देखिए, वर्किंग स्ट्रोक में एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो वर्किंग स्ट्रोक में तो एनर्जी स्टोर हो गई, लेकिन बाकी जो 3 स्ट्रोक हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, उसमें तो एनर्जी प्रोड्यूस हो ही नहीं रही है।
तो उस समय कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई बनाए रखने के लिए, यानी एनर्जी के फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हमें फ्लाईव्हील जोड़ना होगा, क्योंकि फ्लाईव्हील से जो स्टोर्ड एनर्जी है वो सप्लाई हो जाएगी उस समय। ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या कह सकते हैं आप, एक बात ध्यान रखिए, ये स्पीड को कंट्रोल करता है, ये स्पीड को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स स्पीड। ठीक है, स्पीड को कंट्रोल करता है, या लेकिन बट डज नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड। बट डज नॉट, बहुत इतना अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं करता है, बट डज नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड। लेकिन ये कांस्टेंट स्पीड मेंटेन नहीं कर पाता, केवल ये क्या करता है, बट ओनली प्रिवेंट्स, किससे रोकता है, इट प्रिवेंट्स फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी। मतलब ये है कि ये एनर्जी की सप्लाई को कंटिन्यूअस रखता है, फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी को क्या करता है, ये रोकता है, फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी को प्रिवेंट करता है। ठीक है, और ये इसका सप्लाई ऑफ फ्यूल पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, फ्यूल कितना सप्लाई होगा कि नहीं होगा इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इट डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ फ्यूल। आप सोचेंगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, इट डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ फ्यूल। ठीक है, एप्लीकेशंस मैंने बता दी। तो कुल मिला के ये है कि जो फ्लाई व्हील है वो एनर्जी को स्टोर करता है ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक। ठीक है, कंक्लूजन ये ड्रॉ किया जा सकता है, फाइनल कंक्लूजन फ्लाई व्हील क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, फ्लाई व्हील स्टोर्स एनर्जी। कब एनर्जी स्टोर करता है फ्लाई व्हील स्टोर्स एनर्जी ड्यूरिंग कौन से स्ट्रोक में, ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक, जिसे आप वर्किंग स्ट्रोक भी कहते हैं। ठीक है, एंड गिव्स एनर्जी ड्यूरिंग कौन कौन से स्ट्रोक में, सक्शन, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इन तीनों स्ट्रोक्स में ये एनर्जी की सप्लाई करता है। पावर स्ट्रोक में तो एनर्जी का क्या करता है, स्टोर करता है, बाकी इन 3 स्ट्रोक्स में एनर्जी की सप्लाई करता है। ये है फ्लाई व्हील। अब देखिए, फ्लाई व्हील में के बारे में मैंने आपको बताया कि फ्लाई व्हील का जो मोस्ट ऑफ द मास है वो कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, रिम के ऊपर कंसंट्रेटेड होता है। ये रिम है, इस रिम के ऊपर कंसंट्रेटेड होता है इसका मास, और ये होता है इसका एक्सेल, जिसे आप शाफ्ट भी नाम देते हो। ठीक है, एक्सेल से इसकी डिस्टेंस है r, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ImR², इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो एंगुलर स्पीड जो है कम हो जाएगी। इसका मतलब जब पावर स्ट्रोक में एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो उस एनर्जी को कांस्टेंट बनाने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और एनर्जी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। तो एनर्जी सप्लाई को कांस्टेंट बनाए रखने का फायदा ये होता है कि जो स्पीड है उस पर कंट्रोल बना रहता है, एंगुलर स्पीड पर कंट्रोल बना रहेगा। तो उस केस में आपको जो जर्क महसूस होंगे, नेग्लिजिबल जर्क महसूस होंगे, नेग्लिजिबल जर्क महसूस होंगे। अगर फ्लाई व्हील नहीं लगा हुआ है तो जर्क महसूस होंगे। ठीक है, जर्क महसूस होंगे, ऐसा लगेगा कि गाड़ी रुक गई चल रही है। ठीक है, तो वो जर्क से हमें बचाता है कौन, ये फ्लाई व्हील, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। तो ये रोल है फ्लाई व्हील का, जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ रेगुलर शेप की बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की और रेडियस ऑफ जायरेशन की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ रेगुलर शेप की बॉडीज के लिए हमें पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं, रिंग, थिन सर्कुलर रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, किसका, थिन सर्कुलर
रिंग, थिन सर्कुलर रिंग। थिन सर्कुलर रिंग क्या होता है? देखिए ये एक रिंग होती है, ये क्या है? एक रिंग है। ठीक है, जानते हैं आप, इसको इस तरीके से बना सकते हो, दिस इज रिंग, सर्कुलर रिंग। ठीक है, सर्कुलर रिंग, ये सर्कुलर रिंग है और इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया जो इसके सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये देखिए ये प्लेन है, जैसे ये पेन है, ये मेरा हाथ हो गया ये सर्कुलर रिंग का प्लेन, और ये जो मैंने पेन रखा है ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया? इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू प्लेन एट सेंटर, इस सेंटर की बात हो रही है, एट सेंटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई का वैल्यू वो आपको याद रखना है एम आर स्क्वायर। डेरिवेशन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जो कोरोना पेंडेमिक में सिलेबस रिवाइज हुआ है तो उसमें हमें केवल याद रखना है कि सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के रेस्पेक्ट में कितना है। ठीक है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। वहीं दूसरा यदि आप बात करें कि इसी सर्कुलर रिंग का डायमीटर के रेस्पेक्ट में यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, यही सर्कुलर रिंग है, इसी सर्कुलर रिंग में, इसी सर्कुलर रिंग में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डायमीटर, अब डायमीटर ये वाला डायमीटर हो सकता है, इसके अलोंग भी डायमीटर, ये डायमीटर भी कंसीडर कर सकते हो, ये डायमीटर भी कंसीडर कर सकते हो, ये डायमीटर भी कर सकते हो कंसीडर। ठीक है, तो डायमीटर के रेस्पेक्ट में, डायमीटर के रेस्पेक्ट में थिन सर्कुलर रिंग का, थिन सर्कुलर रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डायमीटर के रेस्पेक्ट में, तो कितना होगा? इसका हाफ होगा, जो सेंटर पर होता है एम आर स्क्वायर, उसका आधा हो जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और तीसरी यदि हम बात करें थिन रॉड की, किसकी बात करें? थिन रॉड की, थिन रॉड की बात करें, थिन रॉड, थिन रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल एल, थिन रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल एल, जैसे मान लीजिए ये रॉड है, ये रॉड है जिसकी लेंथ मान लेता हूं कैपिटल एल है, कैपिटल एल लेंथ की एक ये रॉड है, और इसका मुझे इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू रॉड एट इट्स मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट इसको इतना बना लीजिए तभी ये मिड आएगा, ये मिड पॉइंट है। तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो इस रॉड के परपेंडिकुलर है, इस रॉड के परपेंडिकुलर है, ये रॉड हो गई एल लेंथ की, तो थिन रॉड ऑफ लेंथ एल का परपेंडिकुलर टू रॉड, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू रॉड एट मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? याद रखिएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ये होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12, इतना होता है। चलिए नेक्स्ट आपको बताऊं सर्कुलर डिस्क का, सर्कुलर डिस्क का, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, यहां भी ये जो कैपिटल आर था इसका रेडियस था सर्कुलर रिंग का। अब हम सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस कैपिटल आर है, डिस्क का मतलब सॉलिड होगा, ये इस टाइप का, ये सॉलिड डिस्क है, ठीक है, इस टाइप से ये डिस्क है, और इसके इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन में है, तो परपेंडिकुलर टू डिस्क एट इट्स सेंटर, इसके इस सेंटर पर परपेंडिकुलर टू डिस्क, परपेंडिकुलर टू डिस्क एट इट्स सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा आई का वैल्यू एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। यानी जितना सर्कुलर रिंग के डायमीटर के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है थिन सर्कुलर रिंग के रेस्पेक्ट में, उतना ही सर्कुलर डिस्क का इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो सर्कुलर डिस्क का ये जो एक्सिस है इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। लेकिन यदि इसी सर्कुलर डिस्क का आपसे पूछ लिया जाए सर्कुलर डिस्क का डायमीटर के रेस्पेक्ट में,
सर्कुलर डिस्क का डायमीटर के रेस्पेक्ट में डायमीटर के रेस्पेक्ट में यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछें तो ये हो गई आपकी सर्कुलर डिस्क, ठीक है। और कोई भी एक डायमीटर ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो आप, ये वाला डायमीटर हो गया, ठीक है। तो डायमीटर के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इसके रेस्पेक्ट में, ये एक्सिस से, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसका क्या होगा, हाफ होगा। एम आर स्क्वायर अपॉन 2 का हाफ क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। ये सर्कुलर डिस्क का डायमीटर के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉलो सिलेंडर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। रेडियस कैपिटल आर का एक होलो सिलेंडर है, जैसे कि आप बना सकते हो रेडियस आर का होलो सिलेंडर। ये मान लीजिए एक सिलेंडर बना दिया जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, यही तो होगा रेडियस, ठीक है। ये वाला रेडियस होगा, कैपिटल आर रेडियस का है, ठीक है। तो इसके इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये जो एक्सिस है, एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होगा एम आर स्क्वायर। कितना होगा, एम आर स्क्वायर। ये तो होलो सिलेंडर है, लेकिन यदि सॉलिड सिलेंडर होगा, सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, सॉलिड सिलेंडर है, तो उस केस में क्या होगा, ये लीजिए, ये सॉलिड सिलेंडर बना लेते हैं, ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर है। दिस इज अवर सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और ये एक्सिस, ठीक है, इस सॉलिड सिलेंडर का। तो सॉलिड सिलेंडर का एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होता है, जो होलो सिलेंडर है उसका हाफ, होलो सिलेंडर का हाफ होता है। वैसे ही एक ध्यान रखिए, सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आर है, रेडियस कैपिटल आर, सॉलिड स्फीयर इस टाइप का होता है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर जैसे कि बॉल होती है ना बेटा, तो इसका किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में, मान लीजिए ये एक्सिस है, ये डॉटेड लाइन जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, या एक्सिस है या डायमीटर है, डायमीटर कह सकते हो आप इसको, डायमीटर, ठीक है। डायमीटर के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 2/5 एम आर स्क्वायर होगा, 2/5 एम आर स्क्वायर होगा सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। अब इन सभी केसेज में हमें रेडियस ऑफ जायरेशन भी पता होना चाहिए, क्योंकि रेडियस ऑफ जायरेशन की भी हमें जरूरत होगी। देखिए, एक फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो यदि इससे कंपेयर करें, सिंस I इज इक्वल टू क्या होता है, एम के स्क्वायर, और इसके लिए ये फॉर्मूला आ गया, तो क्या लिखा जा सकता है, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया, यानी के इज इक्वल टू रेडियस ऑफ जायरेशन, इसकी रेडियस के बराबर हो गया, सर्कुलर रिंग की रेडियस के बराबर हो गया के का वैल्यू, रेडियस ऑफ जायरेशन। ऐसे ही इसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, यहाँ पर देखें, एम के स्क्वायर किसके बराबर है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर है, ठीक है। तो के स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर, तो के कितना आ जाएगा, आर अपॉन √2। ये रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा इसका डायमीटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब यदि थिन रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल एल का रेडियस ऑफ जायरेशन पता करें तो एम के स्क्वायर बराबर क्या लिखा जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12। तो एम से एम कैंसिल, के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एल स्क्वायर अपॉन 12। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल अपॉन √12, एल अपॉन √12। ये रेडियस ऑफ जायरेशन इसका हो जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन एल अपॉन √12। वैसे ही यदि आप सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर का रेडियस ऑफ जायरेशन लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, एम के स्क्वायर को किसके बराबर लिखेंगे, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 के, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 के। तो यहाँ से के स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी रेडियस ऑफ जायरेशन कितना आ गया, आर अपॉन √2। ये रेडियस ऑफ जायरेशन आ गया। अब वैसे ही सर्कुलर डिस्क का डायमीटर के रेस्पेक्ट में रेडियस ऑफ जायरेशन निकालें
तो सर एम के स्क्वायर को हम किसके बराबर लिखेंगे, एम आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर क्या आ गया, आर स्क्वायर अपॉन 4। तो के का वैल्यू कितना आ गया, आर अपॉन 2। कितना आ गया, आर अपॉन 2। ये रेडियस ऑफ जायरेशन आ गया सर्कुलर डिस्क का डायमीटर के रेस्पेक्ट में। सर्कुलर डिस्क का डायमीटर के रेस्पेक्ट में रेडियस ऑफ जायरेशन आ गया। सिमिलरली यदि आप होलो सिलेंडर का रेडियस ऑफ जायरेशन लिखना चाहते हैं तो एम के स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, एम आर स्क्वायर एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो के का वैल्यू क्या आ गया, आर। ठीक है, ये होलो सिलेंडर का रेडियस ऑफ जायरेशन आ गया। सॉलिड सिलेंडर का रेडियस ऑफ जायरेशन लिखना चाहते हैं तो एम के स्क्वायर किसके बराबर लिखा जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर अपॉन रूट 2। ये रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा सॉलिड सिलेंडर का। और इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ जायरेशन देखें तो क्या होगा, एम के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, ये होगा। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू 2 आर स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2/5 आर स्क्वायर, यही आएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2/5 इंटू आर। ठीक है, अंडर रूट 2/5 इंटू आर। ये रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा किसका, सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगा। तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दो थ्योरम है इसमें। वो दो थ्योरम जो है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए दो थ्योरम भी हैं। उनको हालांकि सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन हमें उनको समझना जरूरी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, हम समझ लेते हैं। थ्योरम ऑफ मूवमेंट, थ्योरम ऑन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम थ्योरम ऑन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर थ्योरम है, दो थ्योरम है। नंबर 1 इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, ये फर्स्ट थ्योरम है। देखिए ये है रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी का मान लेता हूं कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, और यहां पर कोई पार्टिकल ले लेता हूं। बहुत सारे पार्टिकल होते हैं इस रिजिड बॉडी में। मान लीजिए ये पार्टिकल पी है, जो कि कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स आई वाई आई मान लेता हूं। यानी ये आयत पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है, आईवे नंबर का पार्टिकल है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा इस ओरिजिन से यदि हम देखें तो आर आई होगा। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर आई, इसकी लोकेशन बताएगा। मैंने इस पी पार्टिकल को आईवे नंबर का पार्टिकल माना है, इसलिए मैंने यहाँ एक्स आई वाई आई लिखा है और यहाँ आर आई लिखा है। ये एक्स वाई प्लेन में है, इसलिए इसके केवल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। तो अब देखिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है कि यहाँ ये आर आई है और इसको मैं इस तरीके से डॉटेड लाइन से मिलाऊं, और तो ये जो पॉइंट है आप कह सकते हैं इसको ये एम और इसको पी कह दिया है आपने। तो ओ एम किसके बराबर होगा, ओ एम बताएगा आपको एक्स आई के बारे में, और ये एम पी किसको बताएगा, वाई आई के बारे में बताएगा। तो ये एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल का ये जो है हाइपोटेन्यूज हो गया आर आई, और ये बेस हो गया एक्स आई, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया वाई आई। तो क्या लिखा जा सकता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम से। क्या किया मैंने, एक पार्टिकल पी कंसीडर किया एक्स वाई प्लेन में, और इसके कोऑर्डिनेट एक्स आई वाई आई हैं। तो ये आर आई इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ये आई वे नंबर का मैंने पार्टिकल कंसीडर किया है, इसलिए एक्स आई वाई आई और आर आई लिख रहा हूँ। अब देखिए एक्स आई कौन सा डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होगा वो एक्स आई, वाई एक्सिस के अलोंग इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा वो वाई आई। तो अब ये बन गया एक ट्राइंगल। तो आर आई स्क्वायर हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब एक्स आई स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब वाई आई स्क्वायर। अब देखिए आप जानते हो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम इंटू आर आई स्क्वायर होगा इसका। इस रिजिड बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस पार्टिकल का इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, एम इंटू आर आई स्क्वायर होगा।
ठीक है। यदि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ये पार्टिकल कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रेस्पेक्ट में आएगा, जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में आएगा। तो आई की जगह लिखूंगा मैं जेड, आई जेड, आई की जगह क्या लिखा, आई जेड, और ये एम, और आर आई स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। ठीक है या नहीं, ये लिखा जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूं एम एक्स आई स्क्वायर प्लस एम वाई आई स्क्वायर। अब आप जान सकते हैं कि ये जो एम एक्स आई स्क्वायर आया है, ये क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बताएगा ये, और ये एम इंटू वाई आई स्क्वायर क्या बताएगा, वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बताता है। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इसका मतलब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है, सो एज पर दिस थ्योरम, क्या कह सकते हैं हम, एज पर दिस थ्योरम, as per this theorem the moment of inertia शॉर्ट में mi लिखते हैं moment of inertia को, the moment of inertia of plane lamina, भी इसको लेमिना भी तो कह सकते हैं, प्लेन लेमिना, ठीक है, रिजिड बॉडी को प्लेन लेमिना अबाउट वन एक्सिस एनी वन एक्सिस, ठीक है, किसी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जैसे जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमने निकाला है, अबाउट वन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ सम, एडिशन होता है, किसका सम होता है, ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना about other two axes respectively, ठीक है, about two other axes respectively, ये लिखा जाएगा। जब एक एक्सिस है तो आई एस लिखते हैं, ए एक्स आई एस, एक से ज्यादा एक्सिस हैं तो ए एक्स ई एस लिखते हैं। तो ये जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये क्या कहता है कि किसी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बाकी दो एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। जैसे आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई है, तो यहां पर यदि मैं लिखना चाहूं आई एक्स क्या होगा, आई एक्स की वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या होगा, देयर फोर आई एक्स क्या लिखा जाएगा, मैं आई एक्स लिखा जाएगा आई वाई प्लस आई जेड, इस तरीके से लिखा जाएगा। और यदि मैं लिखता हूं आई वाई तो क्या लिखा जाएगा, आई एक्स प्लस आई जेड, सम होगा ना, किसी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दो एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता है। ऐसा कौन कह रहा है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। समझ में आ गया, किसी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी रिमेनिंग दो एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता है। और इसे डिराइव करने के लिए हमने सिंपली एक रिजिड बॉडी कंसीडर की, इसमें एक पार्टिकल पी लिया और इसकी हमने कोऑर्डिनेट लिखे एक्स आई वाई आई और आर आई फाइंड आउट किया, ये ट्राइंगल फॉर्म किया। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये लिखा। उसके बाद में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इस पार्टिकल का लिखा हमने, एम इंटू आर आई स्क्वायर, तो ये इतना हो जाएगा। और ये आई एक्स हो गया, ये आई वाई हो गया, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, इस तरीके से प्रूव किया जा सकता है। अब देखिए आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई लिखा है, तो आई एक्स को आप आई जेड माइनस आई वाई नहीं लिखेंगे, आई जेड माइनस आई वाई नहीं लिखेंगे, आई एक्स निकालोगे मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बाकी दो एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा, सम होगा। यदि आई वाई निकालते हैं तो वो आई एक्स प्लस आई जेड होगा। ठीक है, यहाँ आप मैथमेटिक्स नहीं लगा देना कि भाई आई वाई निकालेंगे तो यहाँ से आई एक्स माइनस आई जेड आएगा, नहीं। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कह रहा है कि किसी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दो एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता है। सेकंड थ्योरम देखिए, सेकंड थ्योरम होता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है, देखिए समझते हैं, बड़ा आसान सा थ्योरम है। ये एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है, मान लेता हूं ये सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस एक पास हो रहा है, दिस एक्सिस इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस एक्सिस को मैं नाम दे देता हूं एक्स वाई, एक्स वाई।
ये एक एक्सिस पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से। कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से। और यहाँ पर एक पार्टिकल कंसीडर कर लेता हूँ, कोई भी पार्टिकल ले लीजिए, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं इस रिजिड बॉडी में। तो ये एक मैंने पार्टिकल लिया, आई हुआ पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है? आई हुआ पार्टिकल है। और इस पार्टिकल पी का इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है? आर आई है। आर आई इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल, ith पार्टिकल फ्रॉम एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है। और इस सेंटर ऑफ मास के पैरेलल हम ये एक्सिस इमेजिन कर लेते हैं। दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस विच वी हैव इमेजिन्ड टू द पैरेलल ऑफ दिस एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के एक पैरेलल एक्सिस हमने इमेजिन कर लिया। और इस पैरेलल एक्सिस जो इमेजिन किया है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल, ये मान लीजिए h डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? h डिस्टेंस पर है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू एच स्क्वायर होगा। m इंटू एच स्क्वायर होगा। ये कौन कहता है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहता है। अब ये कैसे आया? देखिए, पहले हम ये लिख लेते हैं कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है, स्टेटमेंट क्या होगा। अकॉर्डिंग, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखा है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसको अभी हम प्रूव भी करेंगे बेटा। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, the moment of inertia of a rigid body, of a rigid body, ठीक है, ये रिजिड बॉडी हमने कंसीडर की, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, विल बी द सम ऑफ, किसका सम होगा? विल बी द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विल बी द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, of the rigid body will be the sum of moment of inertia of the rigid body about an axis passing through center of mass, will be the sum of moment of inertia of the rigid body about an axis passing through the center of mass, ठीक है, passing through the center of mass, and multiplication of the total mass capital M and square of distance between two parallel axes, square of distance between two parallel axes। मैंने कुछ नहीं लिखा है, जो ये मैथमेटिकल स्टेप लिखा है इसी को लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, इस पूरी रिजिड बॉडी का जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इक्वल होता है किसके सम के? सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड मास ऑफ द रिजिड बॉडी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मास ऑफ रिजिड बॉडी, एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, इन दोनों के सम के बराबर होता है क्या? रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसे हम प्रूव कर सकते हैं आसानी से। देखिए, ये पार्टिकल P इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है? आर आई। और इस इमेजिनरी पैरेलल एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना हुआ पार्टिकल P का? आर आई प्लस एच होगा। इस एक्सिस से आर आई प्लस एच होगा, ठीक है। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या लिखा जाएगा बेटा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा m इंटू आर स्क्वायर, और r की जगह क्या आएगा? आर आई प्लस एच होल स्क्वायर आएगा। यानी टोटल डिस्टेंस कितना हुआ पार्टिकल का इस पैरेलल एक्सिस से? आर आई तो ये हो गया और प्लस एच, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर आप ओपन कीजिए, आर आई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस
2RI इंटू एच, यही तो होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल लिया। अब इसको क्या लिखा, MRI स्क्वायर प्लस MH स्क्वायर प्लस 2MRI इंटू एच। ठीक है, ये I का वैल्यू आया। अब देखिए जरा इसमें आप देख सकते हैं I इज इक्वल टू, ये तो क्या हो गया, MRI स्क्वायर क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, ये सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस पास हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मास इनटू दिस डिस्टेंस स्क्वायर। तो m इंटू आर आई स्क्वायर क्या हो गया, इस रिजिड बॉडी का इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सेस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ICM लिखा इसको। ठीक है, प्लस MH स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। अब इसमें ये जानते हो हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि MIRI बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ मास और RI का मल्टीप्लीकेशन ही तो है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। ठीक है या नहीं, मैंने जब आपको ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बताया था तो उस समय ये प्रूव किया था, तो उसी का हमने यहाँ पर यूज कर लिया। और फाइनली क्या आ गया, I इज इक्वल टू ICM प्लस MH स्क्वायर। तो इस तरीके से इस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को प्रूव किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं बेटा, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने लीनियर मोशन के केस में पढ़ी थी। लीनियर मोशन के केस में हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखना चाहेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल, इक्वेशंस फॉर रोटेशनल मोशन, ये लिखना चाहेंगे। रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन के लिए हम इक्वेशंस जानते हैं कौन कौन सी। पहली इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2as x। सेकेंड है x इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ a t स्क्वायर। और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax। यही होती है ना, देखो यहाँ रफ में लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू v0 प्लस at, ये होता है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या था, सेकेंड था हमारा x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये था। और थर्ड क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax। ये लीनियर मोशन के लिए थी। किसके लिए थी, लीनियर मोशन के लिए। लेकिन हमें किसके लिए लिखनी है, रोटेशनल मोशन के लिए। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में आप जानते हैं रोटेशनल मोशन में क्या क्या चेंज आता है वो देख लीजिए। रोटेशनल मोशन में देखिए x तो रिप्लेस हो जाता है थीटा से। x किससे रिप्लेस होता है, थीटा से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो v0 है, v0 किससे रिप्लेस हो जाएगा, एंगुलर स्पीड से, ओमेगा 0 से। और v किससे रिप्लेस हो जाएगा, ओमेगा से। ठीक है, और ये जो आपका x है थीटा हो गया, और x0 यदि आप लिखोगे x0 तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। x0 क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। और जो एक्सिलरेशन है वो किससे रिप्लेस होता है, एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा से। यही चेंज होते हैं, ये लीनियर मोशन में होते हैं, ये रोटेशनल मोशन में होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखा जाएगा फिर, देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है x इज इक्वल टू v0 प्लस at। तो x की जगह क्या लिखेंगे, थीटा, सॉरी v इज इक्वल टू v0 प्लस at, ये है ना फर्स्ट इक्वेशन। तो v की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा, और v0 की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा 0, प्लस a की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा, और इंटू t। ठीक है, t को t रखेंगे, टाइम तो वही रहेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखी जाएगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की यदि हम बात करें तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो x की जगह क्या आएगा, x की जगह क्या आएगा, थीटा, और v0 की जगह क्या आएगा, ओमेगा 0, t प्लस हाफ a की जगह क्या आएगा, अल्फा t स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं तो क्या होता है, v स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर मतलब ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 a की जगह अल्फा, और x की जगह क्या आ जाएगा, थीटा, x की जगह क्या आ जाएगा, थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन रोटेशनल मोशन में इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को इस तरीके से लिख सकते हैं रोटेशनल मोशन के अंदर। ठीक है,
रोटेशनल मोशन के अंदर हमने ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन इस तरीके से लिखी हैं। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, सिंपल है लिखना। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे रोलिंग मोशन और इसके अलावा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।